एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के पृथ्वी हमारा आवास जो आपके भूगोल की किताब है उससे अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। इसकी वीडियो हमने क्लास 6 की जो सोशल स्टडी की प्लेलिस्ट है उसमें डाली हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के छठी, 7वीं, 8वीं, 9th जिनकी हम SST की वीडियोस डाल रहे हैं उनको धीरे धीरे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने और भी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसको वीडियो को देख करके इसका लाभ उठा सकें। चलिए, आपका जो चैप्टर मानचित्र है उस पर चलते हैं। छात्रों, अभी तक हमने जो अध्याय हैं उसमें ग्लोब के बारे में पढ़ा, देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में पढ़ा, यानी घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है, और घूर्णन गति और पृथ्वी की जो सूर्य की परिक्रमा करती है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, ये सब हमने काफ़ी विस्तार से इसको जाना है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो क्लास 6 की सोशल स्टडी की जो है उसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मानचित्र। तो सबसे पहले देखिए कि मानचित्र होता क्या है। तो जब भी पूछे मानचित्र क्या होता है तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। देखिए, ग्लोब पूरी पृथ्वी का होता है, लेकिन मानचित्र क्या है, पृथ्वी के एक हिस्से का या किसी छोटे हिस्से का एक चित्र होता है, चपटा चित्र होता है जो पैमाने के माध्यम से खींचा जाता है। यानी कि मान लीजिए पूरे पृथ्वी का नहीं, जैसे आप भारत का नक्शा देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नक्शा होगा, पाकिस्तान का मानचित्र होगा, ऐसे ही मैप्स जो हम देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे दुनिया के विभिन्न हिस्सों का, विभिन्न भौगोलिक आकृतियों का, विभिन्न भौगोलिक हिस्सों का आपको मानचित्र दिखाई पड़ेगा। तो वह एक विशिष्ट पैमाने पर होता है, अनुपात के हिसाब से होता है, ताकि जो है एक जो वास्तविक जिस भूआकृति का जिस हिस्से का वह मैप बना है वो उससे समानता प्रदर्शित कर सके। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। आप देखिए पृथ्वी पर कई सारी भूआकृतियाँ हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है, पठार हैं, ज्वालामुखी हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, जंगल हैं। अब पृथ्वी की सतह तो चपटी नहीं है, लेकिन मानचित्र जो है चपटा होता है। तो पूरी तरह से पृथ्वी के जो प्रतिरूप होते हैं भौगोलिक, उनको उस तरह से प्रदर्शित कर पाना असंभव होता है। फिर भी कई सारे रंगों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से, कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे जंगल हैं, कहाँ पे वन हैं, खेत हैं, इन सड़क हैं, पुल हैं, इनको प्रदर्शित किया जाता है। आपने अब पढ़ लिया मानचित्र क्या होते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए बनाए जाते हैं और यह मानचित्र विभिन्न कुछ विशिष्ट ज़रूरतों के लिए बनाए जाते हैं, कुछ कई सारी हमारी एक ही मानचित्र में कई सारी जो जानकारियाँ होती हैं हमें प्राप्त हो सकती हैं। कुछ मानचित्र बहुत छोटे क्षेत्र या तथ्यों को दर्शाते हैं, दूसरे मानचित्र बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वह एक एटलस बन जाता है। एटलस क्या होता है? जब कई सारे मानचित्रों को एक संकलन कर दिया जाता है तो उसे एटलस कहा जाता है। आप बाज़ार में जाते होंगे, आप एटलस की किताब जब खरीदते होंगे तो उसमें देखेंगे कई सारे मानचित्र होते हैं। अगर आप भारत का ले रहे हैं तो उसमें भारत के भौगोलिक है, राजनैतिक है, आर्थिक है, उसके अलावा विभिन्न राज्यों के मानचित्र हैं, विभिन्न राज्यों के आर्थिक और भौगोलिक और राजनैतिक मानचित्र हैं, सीमा रेखाओं के मानचित्र हैं। तो ये सब मानचित्र आपको कृषि के मानचित्र मिल जाएंगे, आपको सड़क से संबंधित मानचित्र मिल जाएंगे, रेलवे ट्रैक से संबंधित मानचित्र मिल जाएंगे। तो विभिन्न मानचित्र, इनका जब संकलन होता है तो उसे एटलस कहा जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार
तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र में हमें एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, क्योंकि मानचित्र किसी विशिष्ट क्षेत्र का होता है तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ, वहाँ का नाम, वहाँ के चिन्ह, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ग्लोब में यह सारी जानकारियाँ एक साथ मिल पाना असंभव होता है। हमने पढ़ लिया मानचित्र और एटलस। अब मानचित्र के प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए, मानचित्र कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे एक प्रमुख जो होते हैं उनके पर हम पढ़ते हैं, भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र क्या होता है? यानी कि पृथ्वी के जो भौतिक प्रतिरूप होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को जो मानचित्र दर्शाते हैं, ऐसे मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। आप अपनी जब ये किताब पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे अगले अध्यायों में कि जब मानचित्र आपको मिलेगा तो उस पर विचार करिएगा तो आप पता कर पाएंगे कि यह कैसा मानचित्र है। अगर उसमें नदियों, पठार, जंगल, इन सब के आकृतियाँ दर्शाई गई हैं, इन सब के बारे में वह बताता है, तो भौतिक मानचित्र होगा। राजनीतिक मानचित्र यानी राज्यों, नहर, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं, मानचित्र होता है, वह राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। अगला है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है कि ऐसे मानचित्र जो कुछ विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो मानचित्र होगा तो वो थीमेटिक मानचित्र होता है, उसमें केवल सड़कों के बारे में जानकारी दी होती है। वर्षा का मानचित्र आप देखेंगे विभिन्न स्थानों पर भारत में कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है, तो वर्षा को दर्शाने वाला जो मानचित्र होगा वह थीमेटिक मानचित्र होगा। ऐसे कहाँ कहाँ पर कौन से उद्योग स्थापित हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रमुख खेती की जाती है, मिट्टी मृदा कौन सी पाई जाती है, तो ये थीमेटिक मानचित्र हो जाते हैं। हमने 3 मानचित्र पढ़े, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। अब मानचित्र भी आपने समझ लिया, मानचित्र क्या होता है, एटलस क्या होता है। अब मानचित्र में जो दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, और मानचित्र बनाने के लिए 3 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए, कोई भी जब आप मानचित्र बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि दूरी और दिशा, प्रतीक, इन तीनों चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसे क्षेत्र का एक कोई बहुत बड़ा पार्क है जो मान लीजिए 200 वर्ग किलोमीटर में है। अब मान लीजिए वो आयताकार है। अब 200 वर्ग किलोमीटर तो आप मानचित्र बना नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं। मान लीजिए कि मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 किलोमीटर कर लेंगे। तो अब उस पूरे मानचित्र में लंबाई चौड़ाई जो भी होगी उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर का एक अनुपात ले लिया गया, और उसी के हिसाब से वह पूरा मानचित्र बनाया जाएगा। दिशाएं क्या होती हैं कि आपको पता है, मानचित्र पे सबसे ऊपर आप देखेंगे जब मानचित्र होगा तो वहाँ पे एक ऐसी लकीर होती है, यानी ये उत्तर दिशा के बारे में दर्शाता है। मानचित्र पे सबसे ऊपर की जो दिशा होती है उत्तर होती है, बाकी की दिशाएं हम अपने आप पता कर सकते हैं। जैसे राइट हैंड पे ये पूरब हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और इस तरह पश्चिम हो जाएगा, और फिर इनके उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये दिशाएं होती हैं। इस तरह से दिशाओं, मानचित्र में दिशाओं के हिसाब से ही जो स्थान होते हैं उनकी अवस्थिति दिशा और दूरी के हिसाब से दर्शाई जाती है। अब तीसरा हो गया प्रतीक। मानचित्र पे किस स्थान पे कौन सी स्थलाकृति या कौन से स्थान है उसको दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप नीचे देखेंगे कई सारे प्रतीक आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये प्रतीकों का एक स्टैंडर्ड है कि यानी दुनिया में जो मानचित्र होते हैं उन पे इन चीज़ों को ऐसे दिखाया जाता है। जैसे अगर रेलवे लाइन है तो बड़ी लाइन का प्रतीक ये होगा, आप देखेंगे काली।
मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन का ये और मीटर लाइन ऐसे रेखा होगी, ऐसे ऐसे होता है। तो ये अब जहाँ मानचित्र में इस तरह के आपको चिन्ह मिलेंगे, प्रतीक मिलेंगे, तो आप समझ लीजिए ये रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन का जो है मानचित्र है। सड़कें, पक्की सड़क होगी तो ऐसे देखें 2 लाइन ये वाली आपको दिखाएगा, कच्ची सड़क होगी तो डॉट डॉट वाली लाइन होगी। अब सीमा, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ये थोड़ा बोल्ड में काली मोटी लाइन होगी और बीच बीच में डॉट होगा। राज्य सीमा है थोड़ा वो लाइन जो वो और पतली हो जाएगी, और जिला सीमा है वह और भी उसमें डॉट डॉट रहेगा, और जिला सीमा में डॉट हट जाता है, वो लाइन जो होती है और भी पतली हो जाती है। ऐसे ही नदी, कुआं, तालाब, नदियां ऐसे दर्शाई जाती हैं, कुएं को काला गोला कर दिया जाता है, तालाब और नहर, पुल इस तरह से दर्शाए जाते हैं। पुल ऐसे वाली जो आकृति होती है ये पुल होते हैं। ऐसे ही मंदिर, गिरजाघर हैं, ये सारी आपकी किताब में स्थान हैं जो दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा प्रतीकों को दर्शाते समय विभिन्न रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, और जैसे उदाहरण के लिए नीले रंग का प्रयोग जो होता है जलाशयों के लिए, यानी जल जहाँ पे नहर होगी, नदी होगी, समुद्र होगा, पृथ्वी जब भी देखेंगे तो नीला रंग यहाँ है, तो अगर यानी कि वो जलाशय, जल से संबंधित आकृति है। भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है, पीला रंग पठार के लिए होगा, हरा रंग मैदान या वन जो क्षेत्र हैं उनके लिए होता है। तो ये रंगों का भी जो प्रतीक के रूप में जो रंग प्रयोग होते हैं मानचित्र में, इनको समझना जरूरी होता है। तो अभी आपने मानचित्र पढ़ा, मानचित्र एटलस क्या होते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, और मानचित्र बनाते समय किन मुख्य तत्वों को ध्यान में रखा जाता है जिनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम रेखाचित्र को पढ़ते हैं कि रेखाचित्र क्या होता है। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने दोस्त के गांव जाना है, कभी आप गए नहीं हैं, आपका दूसरा दोस्त आपको राहुल के गांव जाना है, और मोहन जो उसके गांव जा चुका है वह उसके गांव को जाने वाले रास्ते और उसके गांव का एक हुलिया बताता है कि कैसे आप वहां पे जाएंगे। तो कागज़ पे आपको दर्शा रहा है कि ये मान लीजिए एक सड़क है, सड़क से जाएंगे, एक सीधी सड़क चली जाएगी, ये सड़क जो दाएं मुड़ेगी, यहाँ पे जाएंगे तो ये गांव पड़ेगा, गांव में यहाँ पूरा एक ऐसे बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के किनारे 5 घर हैं, तो वो घर ऐसे बना देगा अपनी, मतलब एक स्मृति के आधार पर वह एक तरह का रेखाचित्र बना देगा जो कि पैमाने पर आधारित नहीं होगा, और फिर बिना पैमाने की सहायता से बने एक रेखाचित्र की सहायता से आप अपने मित्र के घर पहुंच जाते हैं, उसके गांव में जाकर। तो रेखाचित्र क्या होता है कि पैमाने की सहायता के बिना खींचा गया रेखा जो आरेख होता है वह रेखा मानचित्र कहलाता है। अब खाका क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। सपोज कर लीजिए कि आपने किसी गांव का रेखाचित्र बनाया, लेकिन गांव में घर कितने हैं, या किसी विशेष घर या किसी विशेष क्षेत्र का कोने का जो है आपको ज़्यादा बृहद जानकारी चाहिए, तो उसका हम खाका बनाते हैं। यानी कि ये बनाएंगे कि ये घर है, तो घर में आप फिर तो उसके 3 तल्लों के बारे में बताएंगे, कितने रूम हैं, कितने लोग रहते हैं, किस कोने पर कौन सी क्या चीज़ स्थित है, कहाँ गाड़ी खड़ी होती है। तो ये जो पूरा चीज़ बनेगा इसे खाका कहलाते हैं। यानी कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही रोचक अध्याय था जिसमें हमने बहुत आसानी से मानचित्र क्या होता है, मानचित्र एटलस क्या होता है, यानी मानचित्रों का संकलन एटलस कहलाता है, मानचित्र कितने प्रकार के क्या होते हैं, इनके क्या क्या तत्व होते हैं, रेखाचित्र क्या होता है, खाका क्या होता है, इसको इस पूरे वीडियो में हमने डिटेल में आपको समझाया। बहुत ही सरल ये विषय था, बहुत ही सरल टॉपिक था। हमें आशा है आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। अगर आपको इनके बारे में और भी कुछ पूछना है तो वीडियो के हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप और कौन से अध्याय के बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें इस वीडियो में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।